everyone, welcome to my channel Ekansh. Hope you all are good. Class 8. Today we will know about the Battle of Buxar. Turn to page number 18. Battle of Buxar 1764. In 1763, Mir Qasim was defeated at Murshidabad, Munger and other places. He fled to Patna and then to Awadh. जब 1763 में मीर कासिम मुर्शिदाबाद, मुंगेर और अदर प्लेसेस पे हार गए तो वो पटना की तरफ भागे और उसके बाद वो अवध पहुंचे। मुगल एम्परर शाह आलम हैड आल्सो टेकन रिफ्यूज एट ओध। मुगल एम्परर ने भी उस समय ओध में शरण ली। शुजाउद्दौला वाज द नवाब ऑफ अवध। Mir Qasim formed a confederacy with Shujaud-Dawla and Shah Alam to recapture Bengal. मीर कासिम ने शुजाउद्दौला और शाह आलम के साथ मिलकर बंगाल को रिकैप्चर करने के लिए एक कॉन्फेडरेसी में संधि की। The combined forces of the Indian rulers confronted the British forces at Buxar, Western Bihar on 22 October 1764. The allies were completely routed. Mughal emperor surrendered before the English and accepted their protection. जब तीनों इंडियन रूलर्स के कंबाइंड फोर्सेस 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में, जो वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड था, उन्होंने वहां ब्रिटिश फोर्सेस का सामना किया। कन्फ्रंटेड मीन्स सामना करना। लेकिन इस बार भी सफलता अंग्रेजों को ही मिली। एलाइज पूरी तरीके से निष्क्रिय हो गए। राउटेड मीन्स निष्क्रिय होना। एलाइज जो ये तीन लोग सहयोगी थे, एलाइज कहलाते हैं। मुगल एम्परर शाह आलम ने अंग्रेजों के आगे सरेंडर कर दिया, यानी आत्मसमर्पण कर दिया और उनकी प्रोटेक्शन को एक्सेप्ट कर दिया। शुजाउद्दौला रुहेलखंड की तरफ भाग गए। बाद में उन्होंने भी सरेंडर कर दिया। Mir Qasim was forced to flee and thereafter he lived for rest of his life away from Bengal. अब मीर कासिम भी भागने के लिए मजबूर हुआ। उसके बाद अपनी होल लाइफ वो बंगाल से दूर रहा। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765। ट्रीटी होती है संधि। वार होने के बाद जीतने वाले और हारने वाले के बीच में लिखित में जो एग्रीमेंट लिखा जाता है उसे संधि या ट्रीटी कहते हैं। Robert Clive entered into a treaty of Allahabad with the Nawab of Oudh and Mughal Emperor. बैटल ऑफ बक्सर के बाद जब शुजाउद्दौला और शाह आलम ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली तो उनके बीच में एक ट्रीटी हुई जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के नाम से जानी जाती है। ओध वाज रिस्टोर्ड टू द नवाब। इस ट्रीटी में अवध को फिर से शुजाउद्दौला यानी नवाब को सौंप दिया गया और शुजाउद्दौला से 50 लाख रुपए की इंडिमिनिटी मांगी गई। उनसे कारा और इलाहाबाद भी ले लिए गए और उन्हें शाह आलम को दे दिया गया। शुजाउद्दौला was asked to pay a huge war indemnity of ₹50 lakhs to the company. Kara and Allahabad were also taken away from the Nawab and given to Shah Alam. Shah Alam guaranteed the Diwani rights of Bengal, Bihar and Orissa to the company. और इसके बदले शाह आलम ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी राइट्स कंपनी को देने का वचन दिया। The company agreed to pay Shah Alam an annual pension of ₹26 lakhs. कंपनी शाह आलम को 26 लाख रुपए की एनुअल पेंशन देने के लिए भी एग्री हो गई। If Robert Clive had thought that way, he could have annexed Oudh to the British Empire. However, he wisely decided against the policy of annexation. Marathas were time and again attacking Rohilkhand and Oudh. British dominion over Oudh would have resulted in conflict with the Marathas. The East India Company and the Nawab signed an agreement.
According to the terms of this agreement, they agreed to help each other in the event of an attack by a third power. यदि रॉबर्ट क्लाइव ने ऐसा सोचा होता तो वह अवध को उसी समय एनेक्स्ट कर लेते और उसे ब्रिटिश एम्पायर में मिला लेते, परंतु उन्होंने समझदारी से एनेक्सेशन की पॉलिसी का निर्णय लिया, क्योंकि वो केवल अवध पर राज करने नहीं आए थे, उन्हें तो पूरे इंडिया पर राज करना था। उस समय मराठास बार बार रोहिलखंड और अवध पर अटैक कर रहे थे और अवध पर ब्रिटिशर्स का डोमिनियन यानी प्रभुत्व था, इसलिए ब्रिटिशर्स और मराठास के बीच में संघर्ष उत्पन्न हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी। इस ट्रीटी यानी एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार अगर कोई तीसरी शक्ति थर्ड पावर इन पर अटैक करती है तो ये दोनों आपस में एक दूसरे की हेल्प करेंगे। मीर जाफर was again made the Nawab of Bengal. The company reduced the powers of the Nawab. Now he was a Nawab only for the namesake. मीर जाफर को फिर से बंगाल का नवाब बना दिया गया और कंपनी ने उनकी पावर्स को रिड्यूस कर दिया। अब वो केवल नाम मात्र के नवाब रह गए थे। The company became the real administrator over the affairs of Bengal. Mir Jafar died in the year 1765. His son Nizamud-Dawla was allowed to succeed to the throne. A dual system of government was introduced in Bengal. The company controlled the military, revenue, police, civil and criminal matters of the state. Nawab was given the responsibilities to take care of the administration of Bengal. This type of agreement is known as the dual system or double government. ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के अफेयर्स की रियल एडमिनिस्ट्रेटर बन गई थी। 1765 में मीर जाफर की मृत्यु के बाद उनके बेटे निजामुद्दौला को सिंहासन पर बैठाने की अनुमति दी गई। बंगाल में डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लागू कर दिया गया, जिसमें कंपनी राज्य के मिलिट्री, रेवेन्यू, पुलिस, सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स को कंट्रोल करती थी और नवाब को बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी दी गई। इस प्रकार के अरेंजमेंट को डुअल सिस्टम और डबल गवर्नमेंट कहा गया। सारे अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे, जबकि नवाब के पास सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, इसलिए नवाब केवल नाम के ही नवाब रह गए थे। The dual system of government impoverished the people of Bengal. Bengal was drained out of its wealth. Dual system of government ने बंगाल के लोगों को दरिद्र बना दिया था। Impoverished the people of Bengal. बंगाल की वेल्थ ड्रेन हो गई थी, मीन्स बंगाल की संपत्ति खत्म हो गई थी, समाप्त हो गई थी। Now the East India Company did not remain a mere trading company. These established their supremacy in the Carnatic and later in Bengal, Bihar, Orissa, Oudh and over the Mughal Emperor. ईस्ट इंडिया कंपनी केवल ट्रेडिंग कंपनी ही नहीं रह गई थी, उन्होंने कर्नाटका और उसके बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध और मुगल सम्राट पर अपनी सुपरमेसी मीन्स अपना वर्चस्व इस्टेब्लिश किया। Robert Clive was rightly called the founder of the British Empire in India. इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश एम्पायर का फाउंडर यानी संस्थापक कहा जाता था। Concessions for English trade in India. The English East India Company was granted many trading concessions in India. Some of such concessions were as below. Concessions जो है रियायतों को बोलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में कई सारे ट्रेडिंग कंसेशंस दिए गए थे। कुछ कंसेशंस उसमें से हम पढ़ते हैं। फर्स्ट, रिलैक्सेशन इन द पेमेंट ऑफ टोल टैक्स। टोल टैक्स के भुगतान में उन्हें छूट दी गई थी। परमिशन ऑफ टेकिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर सो दैट देयर गुड्स कुड बी सोल्ड ऑन हायर प्रॉफिट्स। गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की परमिशन दी गई ताकि उनका सामान ये अधिक कीमत पर बेचा जा सके। फोर्सिंग इंडियन ट्रेडर्स सेलिंग देयर गुड्स एट लोअर प्राइस एंड बाइंग इंग्लिश गुड्स एट हायर प्राइस।
इंडियंस को अपना माल कम कीमत पर बेचने और अधिक कीमत पर इंग्लिश गुड्स खरीदने के लिए मजबूर किया गया। डिस्कार्डिंग ट्रेडिंग पॉलिसीज ऑफ इंडियन रूलर्स एंड इम्पोजिंग देयर ओन पॉलिसीज। इंडियन रूलर्स की ट्रेड पॉलिसीज को डिस्कार्ड करना यानी त्याग देना और अपनी नीतियों को इम्पोज करना, थोपना। तो इंडियंस रूलर्स के द्वारा बनाई गई नीतियों को हटाकर उन्होंने अपनी बनाई गई नीतियों को इम्पोज कर दिया। कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट्स एट द सी पोर्ट्स। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सी पोर्ट्स पर फोर्ट्स का निर्माण करवाया। सी पोर्ट्स को हिंदी में बंदरगाह कहा जाता है। नंबर 6, रनिंग एडमिनिस्ट्रेशन एट दोज प्लेसेस ऑब्टेन्ड ऑन लीज। जो प्लेसेस उन्होंने लीज पर ऑब्टेन की थी, मीन्स प्राप्त की थी, उन प्लेसेस पर वो खुद से एडमिनिस्ट्रेशन चलाने लगे। 7, obtaining permission from the local ruler of minting coins of the gold and silver owned by the company। ईस्ट इंडिया कंपनी के स्वामित्व वाले गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स की मिंटिंग होती है ढलाई। इसको कोई शेप देना, जैसे गोल्ड शेप दी जाती है, उन पर उनकी वैल्यू एनग्रेव करना और कोई राजकीय चिन्ह एनग्रेव करना, ये मिंटिंग कहलाता है। मिंटिंग के लिए लोकल रूलर से परमिशन भी प्राप्त करनी होती थी, तो ये परमिशन उन्हें इजिली ऑब्टेन हो जाती थी। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वांटेड टू एस्टैब्लिश political supremacy in India. Consequently, well thought out strategy kept on increasing her territories. There came a time when most of the rulers in India were dethroned and the entire administration of the country came into the hands of the company. Some of the strategies adopted by the company included changing their own policies from time to time, invading Indian rulers, interference in regional politics, introducing division amongst the ruler, etc. इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पॉलिटिकल सुपरमेसी इस्टेब्लिश करना चाहती थी, इसलिए उसने पहले से ही सोच समझकर बनाई रणनीति के तहत टेरिटरीज को बढ़ाने की स्ट्रेटजी जारी रखी। एक समय आया जब भारत के अधिकांश रूलर्स को डीथ्रोन कर दिया गया, मीन्स उन्हें हरा दिया गया, और देश का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी के हाथों में आ गया। कंपनी के द्वारा अपनाई गई कुछ स्ट्रेटजीज इस प्रकार से थी। समय समय पर वो अपनी पॉलिसीज को चेंज किया करते थे। इंडियन रूलर्स पर वो आक्रमण किया करते थे, इन्वेडिंग इंडियन रूलर्स, और रीजनल पॉलिटिक्स में भी वो इंटरफेरेंस किया करते थे। अलग अलग रूलर्स को वो आपस में लड़ाई करवा देते थे और इस तरीके से उसमें उनको लाभ मिल जाता था। तो इस पॉलिसी को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कहा जाता था। As the rulers were ruling their territories according to the terms and conditions of the company, their treasury was becoming empty. It became very difficult for them to manage the affairs of the administration and to introduce development work for their subjects. Whole of the income of the state kept on going in the treasury of Britain, whereas the expenditure of running the administrative affairs were being borne by the king himself. The rulers were always held responsibilities for the sufferings of their subjects. क्योंकि रूलर्स कंपनी की टर्म्स और कंडीशन के अकॉर्डिंग रूल कर रहे थे, तो इससे उनकी ट्रेजरी खाली होती जा रही थी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर्स को मैनेज करना उनका काम था और अपने सब्जेक्ट्स के लिए डेवलपमेंट वर्क इंट्रोड्यूस करना उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था, क्योंकि स्टेट की सारी इनकम ब्रिटेन की ट्रेजरी में जा रही थी। डबल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जितना भी रेवेन्यूज कलेक्ट होता था वो ब्रिटेन के ट्रेजरी में जाता था और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंडियन रूलर्स के हाथ में थी। उस समय रूलर्स को हमेशा अपनी प्रजा के कष्टों के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जाता था। As the rulers in India were not united, they could not oppose the policies of Britain. Taking advantages of this situation, almost all the regional powers were shattered by the company, and ultimately Oudh, Bengal, and Delhi came under its subjugation. इंडियन रूलर्स एकजुट नहीं थे, वो आपस में ही झगड़ते रहते थे।
इसलिए वो ब्रिटेन की पॉलिसीज को अपोज नहीं कर सके। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए कंपनी द्वारा लगभग सभी रीजनल पावर्स को शैटर्ड कर दिया, चकनाचूर कर दिया, मतलब उन्हें खत्म कर दिया। और अल्टीमेटली अवध, बंगाल और दिल्ली इनके अधीन हो गई। सब्जुगेट मतलब अधीन होना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।